पाकिस्तान में चल रही हैं सीरीज से एक के बाद एक मीटिंग्स, और मीटिंग्स का एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं पता। मीटिंग में जब घुसते हैं तभी वो एजेंडा पता लगता है। पता ये लग रहा है कि पाकिस्तान को डर है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करने वाला है। हो सकता है सैंक्शंस लगाए, हो सकता है कि पाकिस्तान पे कुछ और एक्शन ले, क्योंकि वो चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो काम कर रहा है उससे बचे और अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए। आज भी बोला कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि तालिबान के सेफ हेवन्स रोके जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब ये जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, क्या पाकिस्तान सैंक्शंस लगने वाले हैं या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है या कोई डंडा तो जरूर पड़ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और देखिए अलग अलग मीटिंग अलग अलग वर्गों को यदि बुलाते हैं, सपोज करें कि प्रबुद्ध वर्ग को अलग बुलाते हैं, मीडिया कर्मियों को अलग बुलाते हैं और अपोजिशन के लीडर्स को अलग बुलाते हैं, तो इसका मतलब क्या सोचेंगे आप? इसका मतलब ये सोचेंगे कि द एस्टेब्लिशमेंट वांट टू प्रिपेयर फॉर समथिंग वेरी बैड। उनको लग रहा है कुछ शायद बहुत बुरा आने वाला है। और अभी देखिए कुछ समय पहले शायद 50,000 या 80,000 बार ट्रेंड हुआ था सैंक्शन पाकिस्तान। तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि पाकिस्तान पर सैंक्शन की तलवार लटक जाए या दूसरी तरह की परेशानियां आए। मुझे जो लगता है एज एन एनालिस्ट कि इसका कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से बहुत सारे फायदे लिए पिछले 20-25 साल में। वो ये दिखा कर लिए कि उनके तालिबान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वो तालिबान को जैसा चाहेंगे करवाएंगे, टेबल पर भी लाएंगे, वार्ता की, संवाद की। लेकिन जब अब अमेरिका चला गया तो उसके बाद जिस प्रकार से रैपिडली वो एरिया, एक एरिया के बाद दूसरा एरिया, एक प्रोविंशियल कैपिटल के बाद दूसरी प्रोविंशियल कैपिटल जीतते जा रहे हैं, तो अमेरिका के ऊपर भी एक प्रेशर है। और वो प्रेशर डाइवर्ट करेगा पाकिस्तान के ऊपर कि अभी तक आप कहते रहे हो कि जो तालिबान है यदि वो किसी की सुनता है तो वो पाकिस्तान की सुनता है, तो अब करके दिखाओ। और जब नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ सजा देंगे। सजा क्या हो सकती है? तो सैंक्शन हो सकता है, और हो सकता है सैंक्शन ना भी हो तो दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद सितंबर में जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की टीम आने वाली है वहां पर शायद वो नहीं आएगी, और हो सकता है कि उसको 3-4-5 महीने वो पोस्टपोन कर दे। एक बार आईएमएफ यदि बेल आउट नहीं करता है तो आपकी दूसरी जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर दूसरी एजेंसीज हों, उनकी तरफ से बेल आउट नहीं मिल पाएगा। ऑलरेडी आप देखिए कि अमेरिकन कैंप में बैठने वाले सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं, तो वहां से जो फंडिंग आती थी वह भी नहीं आएगी। तो इसलिए मुझे दिखता है कि परेशानियां आने वाली हैं। यूएस जो है वह खफा है, और ये एक बात से और लगा हमको, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बीच में यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, और उनसे पूछा गया कैसा रहा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातें हुई, इस प्रकार की गुडी गुडी पिक्चर दिखाई उन्होंने। लेकिन जो अमेरिका का रिएक्शन आया उस पर वो बहुत कम था। उन्होंने क्या कहा, एक दो लाइन में कहा कि हार्ड बार्गेन हुआ। अब हार्ड बार्गेन किस चीज पे हुआ होगा? जब एनएसए बैठा है तो डेफिनेटली और किसी बात पे तो होगा नहीं। अभी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो कुछ हार्ड बार्गेन हुआ है और वहां चीजें अच्छी नहीं बनी है। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका कुछ सख्तियां करेगा, और उसकी वजह से ये भी होना है जो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी वहां इन्फ्लेशन की दर बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, जो रोटी की, ब्रेड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई है। और जब ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनती हैं तो फिर जो आवाम है वो जमीन पे आती है, सड़क पे आती है, और जब सड़क पे आएगी तो फिर इमरान खान का जीना दुर्भर होगा। और जब इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी पूरा के पूरा विपक्ष लामबंद हुआ है तो वो उनको और परेशान करेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे बीच में जो मूवमेंट चालू हुए थे वे वापस से स्टार्ट हो सकते हैं, जो उनको टॉपल करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए। अब वहां का एस्टेब्लिशमेंट अर्थात वहां की जो मिलिट्री है, मिलिट्री कितना ऑपोजिशन को रोकेगी
या फिर ये सोचेगी कि ठीक है अब बहुत जनता जो है वो सड़क पे आ गई, तो अब ये ठीकरा जो है समस्याओं का किसी के सिर पे फोड़ना है तो इमरान खान के सिर पे फोड़ दो, किसी और को उसकी जगह पे बिठा दो। तो ये सब चीजें हो सकता है कि अगले 5, 7, 8 महीने के अंदर हमको होती भी दिखे। तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारा उलट पुलट होने वाला है, बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, और ये सब बैठकें और पाकिस्तानी एनएसए का वक्तव्य और फिर वाशिंगटन का वक्तव्य मुझे लगता है कि उसी तरफ इशारा करता है। राइट। अच्छा, तो दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान जो अपने आप को चला रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है? सऊदी अरेबिया करने काट रहा है उससे, टर्की अब उसके साथ वो सपोर्ट नहीं दिखा रहा जो पहले दिखा रहा था, मलेशिया एकदम पाम ऑयल के लिए बोलते हैं लेकिन मलेशिया एकदम अलग हो चुका। पूरी पूरी दुनिया में उसके साथ कोई नहीं दिख रहा है। क्या बिल्कुल अलग थलग सिर्फ एक चाइना की गोद पकड़ के चल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, अब उसके टूटने में ज्यादा टाइम नहीं बचा? देखिए, आइसोलेट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी नजदीकियां की चाइना के साथ, और इसको कहते हैं पुटिंग ऑल द बास्केट एग्स इन वन बास्केट, तो उन्होंने चाइनीज बास्केट में अपने सारे अंडे रख दिए। अब टर्की का बीच में उनसे काफी ज्यादा संवाद हो रहा था, एक पेज पर दोनों दिखते थे, और एक पेज शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि इमरान खान बोलते हैं ना बार बार कि एस्टेब्लिशमेंट अर्थात मिलिट्री हो वो एक पेज पे है, तो बीच में टर्की और पाकिस्तान भी एक पेज पर दिख रहे थे। लेकिन आप टर्की के विषय में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये समझें कि टर्की एक ऐसा कंट्री है जो अपना जियो पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है सिचुएशंस का, वो हमेशा अच्छी तरह से जानता है। आप देखिए कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब वो कभी यूएसएसआर से लाभ लेने की कोशिश करता था, कभी यूएस से लेता था। अभी भी आप देखिए कि वो कभी रशिया से हाथ मिला लेता है, कभी पुतिन के पास जाता है, कभी वो अमेरिका के पास जाता है। लेकिन अंत तो बतवा टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और वो फाइनली उस चीज को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेटो एक अपने आप में बहुत बड़ी छतरी देता है और बहुत ज्यादा वर्चस्व देता है, तो पूरे रीजन के अंदर एक वर्चस्व देता है टर्की को। तो टर्की वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, इनके जो आपस के संबंध है वो कहीं नहीं चलेंगे। जो यूएस चाहेगा वही टर्की करेगा, वही यूएई करेगा, वही सऊदी अरब करेगा। तो ये सब जो है ना, ये अमेरिकन कैंप है एक तरह से, और ये कैंप कभी भी चाइनीज कैंप के साथ नहीं होता। टर्की कभी दिखा सकता है कि चाइना से अच्छे संबंध है, लेकिन जब बात आएगी चूज करने की, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि इसराइल ने खूब दिखाया था बीच में कि चाइना के उनके बहुत अच्छे संबंध है, इसराइली कंपनीज में खासतौर से जो बिग टेक है उसमें चाइना ने खूब निवेश किया था, उनके हाइफा पोर्ट में किया था, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चला गया था इसराइल। लेकिन जब चूज करने की बात आती है तो वो अमेरिका को ही चूज करता है। तो वैसे ही टर्की की भी स्थिति परिस्थिति है, वैसे ही सऊदी अरब भी है, वैसा ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है। तो इन ये चाइनीज गोद में पूरी तरह से बैठने के कारण ही पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, और अभी तो इनको आइसोलेट होना बहुत बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। पूरी पूरी मुस्लिम उम्मा उसको कैसे देखती है? क्या वो भी लीडर के तौर पे देखती है उसको? बिल्कुल भी नहीं देखती। और आप ये मान के चलें कि मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी समस्याएं जो है उसकी जड़ पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद का विस्तार किया, कट्टरवाद का विस्तार किया, उसके लिए पाकिस्तान बहुत तक नहीं, सबसे ज्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है। बहुत हद तक शब्द तक क्यों नहीं यूज करा, उसमें सऊदी अरब भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे भी ममालिक रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें अलग अलग कारण रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, यदि आप एक सिंगल स्पॉट आउट करेंगे रीजन कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो डेट इज ओनली एंड ओनली पाकिस्तान। तो मुस्लिम उम्मा उसको अच्छी निगाह से नहीं देखती, उसको एक परेशानी के रूप में देखती है, और अपने आप के लिए और अपने दीन को बदनाम करने वाले के रूप में देखती है। आप ये सोचिए ना कि इस्लाम की अगर बात करो तो उसमें तो अगर आपका पड़ोसी आपकी वजह से परेशान है तो ना आपके रोजे कबूल होते हैं, ना आपका नमाज कबूल होती है। हम सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं, हम तो रोज परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉक्सी वार वो 70 साल से कर रहा है, तो उसको तो बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। और पाकिस्तान का और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि जब भी कोई पार्टी या कोई मिलिट्री जनरल को वहां पर अपनी कुर्सी बचानी होती है तो उसको इस्लाम याद आता है, बाकी चीजों में नहीं याद आता। यदि इतना ही वो है तो फिर जो उगिर मुस्लिम्स हैं चाइना के, उनके खिलाफ इतनी प्रताड़ना होती है, पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कहता। तो एक तरफ से आप इस्लाम की बात करते हो, और एक तरफ से जब चीन की बात आ जाती है तो मौन धारण कर लेते हो। ऐसा नहीं होता ना। तो ये इनके लिए जो इस्लामिक ममालिकों का नेतृत्व करता और ये सब बताना जो है,
कि केवल अपनी कुर्सी साधने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब इनकी कुर्सी किसी जनरल की कुर्सी की बात आती है, जब किसी नेता को कुर्सी पकड़नी होती है, तो वो इस्लाम की बात करता है। इमरान खान का पूरा पास उठा के देख लीजिए, वो स्पोर्ट्समैन प्ले बॉय थे और आज बात करते हैं मजहब की। राइट। और दूसरी बात, जहां तक ये बात कि पाकिस्तान के लिए अच्छा, मैं बोला आपसे जा पता रहा है नहीं कि पूछूंगा, ये वर्ड जो आया मेरे मुंह में स्पोर्ट्समैन प्ले बॉय, गलत तो नहीं है ना? नहीं, सच में ये बात तो उनकी एक कथित तौर पे एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि कहा जाता है कि वो इंडियन थी। उन्होंने बोला था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो भी उन्होंने उनकी एक फॉर्मर वाइफ को बोला था, ऐसा उनकी फॉर्मर वाइफ ने किताब में लिखा है। तो जहां तक बात ये कि एक तरफ मुस्लिम उम्मा की बात और एक तरफ इस्लाम की बात, और दूसरी तरफ उनकी वाइफ लिख रही हैं कि बहुत तरीके के नशे करते हैं, एडिक्शंस हैं। ये दो चीजें समझ में नहीं आती, किस तरीके का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं इमरान खान। नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। मुझे नहीं लगता कुछ भी उसको करना लेना देना है इस्लाम के साथ। ये जो है प्योर पॉलिटिक्स है कि आवाम को वहां की कैसे मूर्ख बनाए और उनका वोट हासिल करे और रूल करे। ये रूल कर रहे हैं मजहब का नाम लेकर। इनके जनरल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इनके जनरलों को आप देखिए पाकिस्तान की, ये हमेशा कश्मीर को लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते रहे हैं। लेकिन कितने जनरल हैं जो कश्मीर के नाम पर जंग करने की बात करते हैं? ये तो जंग के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके कुछ गरीबों के बच्चों को पैसा देके भेजते हैं। हमारे पास पूरे, आप न्यूज एक्स पर पर्टिकुलरली मैं देखा हूं कि उन्होंने पूरा उसको डाल रखा है, जो कसाब के कन्फेशंस थे, उसमें मालूम पड़ेगा कि उन कन्फेशन वीडियोस में स्पष्ट है कि किस प्रकार से गरीब घर के बच्चों को ब्रेन वॉश करके पैसा देकर उनको इस आतंकवाद की चपेट में डाला जाता है। और जो जनरल हैं वो ऐसी जिंदगी जीते हैं और अपने बच्चों को यूएस और यूके पढ़ने भेज देते हैं। तो आप ये बताइए कि कश्मीर के नाम पे जो वहां की फौज है, वो जिसको कहते हैं मिलिट्री इंक, आईएनसी, वो चला रही है, धंधा चला रही है। ऐसे ही वहां के जो सियासतदान हैं वो इस्लाम के नाम पे धंधा चला रहे हैं। आप बताइए ना कि ये लोग कश्मीर के नाम पे इतनी बात करते हैं, किसका बच्चा वहां पर कश्मीर आता है? गरीबों के बच्चों को जिहाद के नाम पे आतंकवादी बना के भेज देते हैं, और खुद के बच्चों को यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। वो खुद भी, इनमें भी हिम्मत नहीं है ना। मुझे तो ये पूछता हूं मैं कि ये पाकिस्तान के जितने भी जनरल हैं, ये मेडल कौन सी चीजों के लगाते हैं? इन्होंने आज तक कोई जंग नहीं जीती, तो फिर ये मेडल किस बात के लगते हैं इनकी छातियों पर? राइट। अच्छा, मिलिट्री आईएनसी से और याद दूसरा आया एक वो एक एक किताब एक चीज एक चीज लोगों को पता नहीं है, व्यूअर्स को शायद, कि इवन जो ये फिलिस्तीन की भी इतनी बात करते हैं, फिलिस्तीन में भी इन्होंने एक बार, शायद इट वाज जियास टाइम, कि इन्होंने कत्लेआम किया था। कुछ अपराइजिंग हुई थी जॉर्डन में, और जॉर्डन ने इनकी फौज को बुलाया था और इन्होंने निशंस हत्या की थी फिलिस्तीनियों की। तो दे आर वेरी गुड इन डूइंग दैट। ये कत्लेआम करने में हो सकता है कि उस चीज के मेडल मिलते हो, छाती पे लगाते हो कि कितने लोग मारे, कितने जेनोसाइड राइट। किए। ये इन्होंने राइट। बांग्लादेश में भी किया, ये इन्होंने फिलिस्तीन में भी किया, ये अभी बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, और पता नहीं वो कहां कहां अपनी आवाम के साथ करेंगे वहां पर। तो ये जो है केवल और केवल कश्मीर के नाम पे, इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, रूल करते हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान में है तो इट इज नथिंग एंड नथिंग बट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है रोहित जी कि ट्रैक्टर बनाते वो हैं वहां पर, जो खाने के सीरियल्स होते हैं ब्रेकफास्ट में, वो बनाने की इंडस्ट्री उनके पास है। फर्टिलाइजर वो बनाते हैं। ये दुनिया की कौन सी फौज बनाती है? ट्रैक्टर बनाएगी, फर्टिलाइजर बनाएगी, इवन जो मूवीज बनाते हैं। तो ये तो पूरा, और सबसे बड़ी फाउंडेशन पैसे वाली कौन सी है? फौजी फाउंडेशन। जो कोई भी जनरल वहां रिटायर जब होता है तो उसको बड़ी बड़ी जमीनों के पट्टे मिलते हैं जो करोड़ों रुपए के में, फिर उस पर कॉलोनीज कटती है। कभी किसी को पढ़ना हो इसके बारे में तो एक बुक है, एक आयशा सिद्दीका नाम है शायद उनका, जो अच्छा, पाकिस्तान सिद्दीका। की लेखिका, हाँ पाकिस्तान की लेखिका है। उन्होंने मिलिट्री के ऊपर काफी डीप रिसर्च की है, मिलिट्री आईएनसी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेट। उसको पढ़े आप, तो आपको समझ आएगा कि क्या बिजनेस चल रहा है वहां पर मिलिट्री के नाम पर। दैट कंट्री इज डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड, दैट कंट्री इज डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड। राइट। मैं ये आयशा सिद्दीका आगा पे ही आने वाला था। आयशा सिद्दीका जी ने किताब लिखी थी मिलिट्री इनसाइड मिलिट्री आईएनसी। अब ये कहानी कि आयशा सिद्दीका जी ने किताब लिखी और गुल बुखारी ने भी लिखा और दूसरे लोगों ने लिखा, ये सब के सब इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा।
और हाल में रिपोर्ट आई कि इन लोगों, हाँ, गुलबुखारी, आयशा सुदी का भी लंदन में, ताहा सिद्दीकी हैं, ताहा सिद्दीकी पेरिस में हैं, और कुछ लोग जिनकी लोकेशन हमें नहीं पता है, भले ही उनसे अच्छी जान पहचान हो, लेकिन लोकेशन वो लोग बताते नहीं है। जैसे कि एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक लीडर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, वो लोकेशन उनकी कहाँ है पता नहीं, उनके नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई पाकिस्तान। हाँ जी, डरते होंगे बेचारे, डरते होंगे हाँ, कि कहाँ मारती हाँ, जाएंगे। सही बात। रिमेंबर वो एक बलूची लड़की जिसको कनाडा में मार दिया गया, क्या हाँ, नाम करीमा है, समय पहले की बात है, फिर करीमा को। हाँ, तो डॉक्टर इनके इनके गंदे हाथ बहुत लंबे हैं, कैसे हैं पता है? वो भी ये जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को पालते हैं, इस टाइप के जो लोगों को पालते हैं ना, ये डर्टी एक्ट्स करवाने के लिए, इनके गंदे काम करवाने के लिए बतौर हिटमैन पालते हैं ये। राइट। तो ऐसे ही वो डॉक्टर अमजद मिर्जा भी इसी चैनल पे बोल रहे थे कि उनके भी ऊपर सर्वेलेंस की जाती है, उनकी वाइफ को भी फोन कॉल्स आती हैं कि कहाँ हैं, कैसे हैं, मिलना चाहते हैं लोग। तो ये जो भी इनकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, उसकी जान को खतरा ही बना रहता है। ये इतना डरते क्यों देखो हैं? साहब, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, धंधे में सब चलता है, धंधा करने बैठे हैं वो, तो जो धंधे के बीच में आएगा उसको तो निपटाएंगे। वो कोई वहां पे कोई राष्ट्र सेवा करने नहीं बैठे हैं, मिलिट्री इनकॉर्पोरेट चला रहे हैं, धंधा करने बैठे हैं वहां पर। तो धंधे के बीच में अगर ये लोग टांग अड़ाएंगे तो टांग तो काटेंगे ना वो लोग। इनफैक्ट डॉक्टर अमजद मिर्जा ने तो इसी चैनल पे ये बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, उस पे इलीगल ऑक्यूपेशन इन्होंने कर रखी है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की आर्मी ने, और फोटो के साथ बाकायदा हेडलाइन बनी रही कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, दिस एंड दैट। वो यूएन तक, मेरे चैनल पे बोला उन्होंने, और वो ये डॉक्टर अमजद मिर्जा यूएन तक बोल के आए हैं कि कितनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं उस पे लिए, लेकिन उनको धमकियों पे धमकियां आज भी आ रही हैं। हाँ, तो उनका धंधा खराब करेंगे तो होगा ना। वो तो बिजनेसमैन बैठे हैं ना वहां पर, फाउंडेशन चला रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, दुनिया भर में उनके बिजनेस चल रहे हैं। अभी याद करो ना कि वो जो एक और बाजवा को, अजीम बाजवा क्या नाम था, उसको हटाया सीपैक के चेयर से, उसका पिज्जा का करोड़ों का बिजनेस चल रहा था अमेरिका में। पिज़्ज़ा हट, या नहीं, वो केवल पिज्जा ही नहीं होगा, बहुत कुछ हो, तो पिज्जा तो दिखाने के नाम पे होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन तो कभी होनी नहीं है कि कितना आर्म्स डील में कमाया होगा उसने, कितना खाया होगा, हु नोस। राइट। अच्छा, तो एक फाइनल सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी इस आइसोलेशन से बाहर आ पाएगा? जैसी जिस तरीके की आप देख रहे हैं मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, एकदम आइसोलेट हो रहा है, हो सकता है सैंक्शंस भी लग जाएं, क्या इस आइसोलेशन से कभी बाहर आ पाएगा? एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब वहां की आवाम जो है पूरी तरह से सड़क पे उतर कर, जो रूलिंग एलिट है, और मैं एलिट शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर अभी भी जागीरदारी प्रथा है, ये सब एलिट ही है, एलिट के लोग ही जो मिलिट्री है उसके अंदर भी बड़ी ओहदे पा लेते हैं। अब इनका शाह महमूद कुरैशी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा जागीरदार है। तो इस प्रकार की एलिट को जब तक उठा के नहीं फेंक देंगे तब तक के नहीं होगा कुछ भी। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 और मारिया एंटोविया को फेंका था और निपटा दिया था आवाम ने, तो जब तक इनकी आवाम जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरा चट्टा पलट कर दिया था, ऐसा नहीं करेगी जब तक कि उस कंट्री की हालत सुधरने वाली नहीं है। राइट। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और बता रहे थे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, और पाकिस्तान पे हो सकता है कि जल्दी अमेरिका कोई एक्शन ले। इसी के साथ एक और खबर के साथ, उम्मीद है डॉक्टर साहब के साथ एक और खबर के साथ डिस्कशन होगा जल्दी ही। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।